नमस्कार। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन लेक्चर्स में आपका हार्दिक स्वागत। एमए ट्रांसलेशन स्टडीज़ के पार्ट 2 में आपका एक प्रश्न पत्र है, अनुवाद की प्रक्रिया और उसका क्षेत्र। और इसके अंतर्गत 3 विषय हैं: प्रशासनिक अनुवाद, संसदीय अनुवाद और विधि क्षेत्र का अनुवाद। हम इसमें से विधि क्षेत्र के अनुवाद पर चर्चा कर रहे हैं। विधि क्षेत्र में अनुवाद की आवश्यकता क्यों हुई, अनुवादक को अनुवाद करने के लिए क्या उसकी पूर्वापेक्षाएं होनी चाहिए, उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, उसको किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए, ये आज की चर्चा हमारी रहेगी। इस विषय को केंद्रीय बिंदु रखते हुए आज हम चर्चा करेंगे विधि साहित्य के अनुवाद के लिए पूर्वापेक्षाएं, और इसमें केंद्रीय बिंदु रहेंगे विधिक सामग्री का अनुवाद, शाब्दिक हो अथवा उसका भावानुवाद, विधि अनुवादक की योग्यता, विधि अनुवादक से अपेक्षाएं। मूल रूप से ये 3 बिंदु हमारे केंद्र में रहेंगे, जिसके आधार पर आज की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि विधिक सामग्री जो है, जो मूलतः अंग्रेजी में है, उसका अनुवाद जो किया जाता है वे शब्दानुवाद हो या भावानुवाद। इसको लेकर विद्वानों के 2 मत हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि विधि की जो सामग्री है वो पूर्णतया तकनीकी सामग्री है, वे उसमें सारी तकनीकी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उसका शब्दानुवाद होना चाहिए। और दूसरा एक विद्वानों का मत है जो ये मानते हैं कि भले ही विधि एक तकनीकी शास्त्र है और उसमें तकनीकी विषयों का अनुवाद केंद्र में रहता है, परंतु अर्थ महत्वपूर्ण होता है, तो इसलिए भाव को महत्व दिया जाना चाहिए। केवल शब्दानुवाद ही ना हो, उसमें भाव को भी महत्व रहे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो विद्वान ये कहते हैं कि शब्दानुवाद होना चाहिए, उनके क्या तर्क हैं, वो इसके लिए अपने क्या विचार रखते हैं। तो विधि अनुवाद शब्दानुवाद हो, इस संदर्भ में वे कहते हैं कि विधि के क्षेत्र में शब्दों का ही महत्व है। विधि में वाक्य विन्यास और प्रारूप पूर्णतया भिन्न प्रकार का होता है। शब्द बोलचाल के नहीं होते। यही कारण है कि शब्द के अर्थ का अनर्थ, भ्रांति और उसके कारण अन्याय की आशंका की वजह से विधि के क्षेत्र में शब्दों को स्पष्ट एवं निश्चित अर्थ का व्यंजक होना आवश्यक माना जाता है। इसलिए शब्दों पर ध्यान रहना चाहिए, शब्द का प्रतिशब्द देना चाहिए, शब्दानुवाद पर ध्यान होना चाहिए, उसको भावानुवाद नहीं कर देना चाहिए। कि विधि की जो एक वाक्य है, अंग्रेजी में जो वाक्य है, उस वाक्य का भाव समझकर अगर उसका अनुवाद कर दिया जाएगा तो वह अर्थ का अनर्थ हो सकता है। जो अर्थ मूल में निहित है, अनुवाद करते हुए हो सकता है वो कुछ ऐसा भाव प्रस्तुत कर रहे जिससे अनर्थ हो जाए, जिससे किसी भी व्यक्ति की अहित हो सकता है, उसको कोई हानि प्राप्त हो सकती है, या ऐसे शब्द का प्रयोग कर दिए भाव के अनुरूप जिससे संदेह की स्थिति बन जाए, कोई भ्रम भ्रांति उत्पन्न हो जाए और किसी आरोपी को या उसके प्रतिपक्षी को अन्याय हो जाए, क्योंकि न्याय का क्षेत्र है और बड़ा ही संवेदनशील विषय है। और यहाँ एक एक शब्द का महत्व है। एक एक शब्द अपने भीतर पूरी एक अर्थ की संहिता लिए हुए होता है, और उस शब्द का अगर गहराई से विचारपूर्वक अध्ययन करने के बाद उसको समझे बिना केवल भाव के आधार पर शब्द अनुवाद कर दिया जाएगा तो उस शब्द के साथ अन्याय होगा।
और हो सकता है उससे न्यायालय में किसी का अहित हो जाए। तो विधि के क्षेत्र में शब्दों के स्पष्ट और निश्चित अर्थ का व्यंजक होना अनिवार्य है और इसलिए विधि सामग्री का शब्दानुवाद होना चाहिए। ये विद्वानों का एक मत है। जो विद्वान ये मानते हैं कि विधि सामग्री का केवल शब्दानुवाद नहीं होना चाहिए, उसका भावानुवाद होना चाहिए, उनका तर्क है कि यह सही है कि विधि के क्षेत्र में शब्द का विशेष महत्व है। शब्द ब्रह्म कहा गया हमारे साहित्य में, हमारे शास्त्रों में, तो शब्द का महत्व सभी मानते हैं और विशेष महत्व है, किंतु इसका यह तात्पर्य नहीं कि भाव की ओर ध्यान ही ना जाए। विधि सामग्री का अनुवाद कार्य करते समय अनुवादक को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वह अनुवाद भाव का कर रहा है, न कि शब्दों का। तो इस तरह से जो विद्वान भावानुवाद को महत्व देते हैं, भाव को महत्वपूर्ण मानते हैं, वे कहते हैं कि अनुवाद भाव का होना चाहिए, शब्दों का नहीं। अगर केवल शब्द का प्रतिशब्द रखते चले जाएंगे तो उससे भाषा में अटपटापन आ जाता है, उससे भाषा में दुरूहता, क्लिष्टता आ जाती है और नीरसता आ जाती है और जो उस सामग्री का भाव है वह कहीं लुप्त हो जाता है। तो अनुवादक अनुवाद करे तो उसे उस वाक्य को पढ़ करके उसका भाव पकड़ना चाहिए और उस भाव के अनुसार अपनी भाषा की प्रकृति को देखते हुए उसका अनुवाद कर देना चाहिए। ये तो भावानुवाद करने वाले विद्वानों का मत रहा। अब मूलतः देखें, केवल शब्दानुवाद कर देना वह भी उचित नहीं है और केवल भावानुवाद करना विधि सामग्री का वह भी उचित नहीं है। जहाँ सृजनात्मक साहित्य की बात होती है उसका भावानुवाद किया जाता है। जैसे कोई कविता है, अंग्रेजी में लिखी हुई कविता है या किसी दूसरी विदेशी भाषा में लिखी हुई कविता है, उसका हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं तो हिंदी की अपनी प्रकृति है, उसकी अपनी व्याकरणिक संरचना है, वाक्य संगठन उसका अपना है और अंग्रेजी का या दूसरी भाषा का अपना है। जब अनुवादक अनुवाद करता है तो पहले वे उस पूरी कविता को सार रूप में समझता है, उसके भाव को ग्रहण करता है और फिर उस भाव को देखते हुए, उस भाव को सामने रखते हुए फिर शब्दशः अनुवाद करता है। तो सृजनात्मक साहित्य में तो ये इस रूप में चलता है। या ज्ञान विज्ञान का साहित्य है, तकनीकी शब्दावली है, उनका कोई साहित्य अनुवाद करना है तो वहाँ शब्दानुवाद या भावानुवाद चलता है। पर जब विधि सामग्री की बात आती है तो उसमें समतुल्यता की आवश्यकता होती है, उसमें समतुल्य होना चाहिए, शब्दानुवाद भी हो और भावानुवाद। अनुवादक अनुवाद करते हुए शब्द का प्रतिशब्द इस रूप में चुने कि कहीं भाव लुप्त ना होने पाए। अंग्रेजी के किसी अनुच्छेद, खंड अथवा वाक्य से जितने अर्थ का द्योतन होता है ठीक उतने ही अर्थ हिंदी में अनुदित अनुच्छेद, धारा अथवा वाक्य से होना चाहिए। इसके लिए अनुवादक को शाब्दिक अनुवाद तक ही स्वयं को सीमित नहीं रखना होगा, वे उसके साथ भावानुवाद भी करें। एक उदाहरण से इसको स्पष्ट करते हैं। जैसे भारतीय दंड संहिता की धारा 8 में उल्लेख मिलता है जेंडर शब्द को लेकर के। अब जेंडर शब्द है, उसको वहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। तो अब ही जो अंग्रेजी में शब्द है इसका अर्थ वह पुल्लिंग के लिए होता है और स्त्रीलिंग के लिए शी का प्रयोग होता है। तो वहाँ तो दो अलग अलग शब्द हैं, ही अलग है, शी अलग है। परंतु हिंदी में वह सर्वनाम स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग होता है।
वह जाता है, वह जाती है, दोनों में ही वह का प्रयोग होता है, वहाँ अंतर नहीं है। तो अब संविधान में ही ओब्लिक शी हर बार तो नहीं किया जाएगा, तो यहाँ जेंडर के लिए उन्होंने एक स्पष्टीकरण दे दिया संविधान में कि द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। तो इसका अनुवाद करेंगे तो यहाँ होगा कि ही शब्द जो है वो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही प्रयोग में लाया जाएगा, लिंग में दोनों के लिए ही प्रयुक्त होगा कि किसी एक के लिए नहीं। तो इस तरह से उसका शब्दानुवाद केवल ना करें, यहाँ पर इस जो शब्द आया मेल और फीमेल, अगर इसकी जगह वे नर और नारी कहे ये ठीक नहीं लगता, तो यहाँ स्त्री और पुरुष शब्द का प्रयोग करें, तो ही जो है वो दोनों के लिए ही प्रयोग किया जाएगा। तो निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि अनुवादक विधि सामग्री का जो अनुवाद कर रहा है उससे दोनों के बीच में शब्दानुवाद और भावानुवाद दोनों के मध्य में एक संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। वो दोनों को साथ साथ लेकर चले, और यहाँ अनुवादक की योग्यता के ऊपर निर्भर करता है। अनुवादक कितना सतर्क है, कितना सजग है, वे शब्द और उसके भाव को कितने आसानी से, कितनी कुशलता से ग्रहण कर पाता है, तो उसकी योग्यता पर निर्भर करता है कि वे शब्द को भी लेकर चले और उसके भाव को भी साथ लेकर चले, और दोनों में संतुलन बनाते हुए अनुवाद करें, केवल शब्दानुवाद नहीं, केवल भावानुवाद नहीं। तो ये तो बात हुई विधि अनुवाद के, शब्दानुवाद हो या भावानुवाद हो। अब हम मित्रों बात करते हैं अनुवादक से अपेक्षाएं, कि कोई विधि सामग्री का अनुवादक है, कौन अनुवादक बनेगा? जो अनुवादक है उससे क्या अपेक्षा की जा सकती है, उसके पास क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए विधि सामग्री के अनुवादक के लिए। आप अनुवादक का में एमए कर रहे हैं, अनुवाद के पाठ्यक्रम को कर रहे हैं, तो आप भी ये एमए करने के बाद अनुवादक बनेंगे, तो आप स्वयं को परखें, स्वयं को जानें कि मैं किस क्षेत्र में अच्छा अनुवादक बन सकता हूँ। विधि के क्षेत्र में अनुवादक बनने के लिए मुझ में क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो अब हम उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली अपेक्षा है कि उसे स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों का आधिकारिक ज्ञान होना चाहिए। स्रोत भाषा जो मूल भाषा है, जिसमें मूल सामग्री है, और लक्ष्य भाषा जिसमें अनुवाद किया जाना है। तो अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया जा रहा है, तो अंग्रेजी कहलाएगी स्रोत भाषा और हिंदी कहलाएगी लक्ष्य भाषा। यदि हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद किया जाना है, तो हिंदी कहलाएगी स्रोत भाषा और अंग्रेजी कहलाएगी लक्ष्य भाषा। तो दोनों भाषाओं पर अनुवादक का पूर्ण अधिकार हो, उसे दोनों भाषाओं का केवल परिचयात्मक ज्ञान नहीं होना चाहिए, आधिकारिक ज्ञान होना चाहिए। वे सोचे कि मैं हिंदी में पारंगत हूँ और शब्दकोश की सहायता से मैं अनुवाद कर लूँगा अंग्रेजी में, तो ये संभव नहीं है। उससे कई बार हास्यास्पद स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। जैसे मैं आपको एक अच्छा उदाहरण बताती हूँ। बीए पाठ्यक्रम में यूनिवर्सिटी में बीए प्रोग्राम लगा हुआ है। अब किसी ने उसका अनुवाद करना था, तो उसने शब्दकोश देखा, प्रोग्राम का अनुवाद देखा, वहाँ कार्यक्रम लिखा हुआ था, तो उसने लिख दिया बीए कार्यक्रम। अब ज्ञान ना होने के कारण, सामग्री का पता न होने के कारण इस प्रकार की हास्यास्पद स्थिति बन जाती है। तो दोनों भाषाओं का आधिकारिक ज्ञान होना अनिवार्य है। तो विधि अनुवादक के लिए शब्द, वाक्य, उपवाक्य
क्रिया अनुबंध या उपबंध आदि व्याकरणिक उपकरणों का सम्यक ज्ञान आवश्यक है। अगर वे अंग्रेजी या रशियन भाषा से हिंदी में अनुवाद कर रहा है या मराठी से हिंदी में अनुवाद कर रहा है तो उसको मराठी की भी व्याकरणिक संरचना मालूम हो और हिंदी की भी व्याकरणिक संरचना मालूम हो। पता होना चाहिए कि कर्ता का स्थान कहाँ पर है, क्रिया का स्थान कहाँ पर है, क्रिया विशेषण कहाँ पर आएगा, विशेषण कहाँ पर आएगा, वाक्य की मूल संरचना किस प्रकार है, उपवाक्य उसमें किस तरह से जोड़ा जाता है। तो हर भाषा की अपनी प्रकृति होती है, हर भाषा की अपनी एक व्याकरणिक संरचना होती है। तो जब अनुवादक को दोनों भाषाओं की व्याकरणिक संरचना, उनकी मूल प्रकृति का ज्ञान नहीं होगा, तब तक वे सही अनुवादक नहीं बन सकता, अनुवाद करने में अग्रसर नहीं हो सकता। तो इसलिए दोनों भाषाओं के आधिकारिक ज्ञान होना आवश्यक है। दूसरी अपेक्षा उससे है कि प्रामाणिक अनुवाद करने के लिए विधि विषय का ज्ञान आवश्यक। वैसे तो कोई भी अनुवाद करना हो, ज्ञान विज्ञान के किसी भी अनुशासन का अनुवाद करना हो, उस विषय का ज्ञान होना अनिवार्य है। उस विषय की अगर नॉलेज नहीं है, केवल भाषा ज्ञान है, तब भी अनुवाद उचित नहीं हो पाता। तो भाषा के ज्ञान के साथ साथ विषय में पारंगत होना, विषय का ज्ञान होना भी आवश्यक है। और विधि सामग्री का अनुवाद करना है तो उसके लिए शैक्षिक ज्ञान और अनुभवजन्य ज्ञान दोनों का होना अनिवार्य है। शैक्षिक ज्ञान उसने शिक्षा विधि के क्षेत्र में प्राप्त की हुई है, विधि के क्षेत्र में स्नातक स्तर तक विद्या प्राप्त की हुई हो, शिक्षा प्राप्त की हुई हो, और विधि के क्षेत्र का उसे अनुभव भी हो, उसका अनुभवजन्य ज्ञान भी हो। तो जब तक ये दोनों ज्ञान नहीं होंगे तब तक वो उस विषय का, उस सामग्री का अनुवाद ठीक से नहीं कर पाएगा, वह उसके साथ न्याय नहीं कर पाएगा। तो विधायी विभाग में अधिनियमों और विधेयकों आदि के हिंदी अनुवाद के लिए अनुवादक के पास विधि में उपाधि, हिंदी और अंग्रेजी भाषा का आधिकारिक ज्ञान, न्यायिक सेवा में न्यायाधीश अथवा उच्च स्तर पर विधिक सेवा का 7 वर्ष से अधिक का अनुभव होना अनिवार्य है। तो एक तो विधि में उपाधि हो, अनुवादक के लिए आवश्यक है। जो विधि सामग्री का अनुवादक बनता है उसने लॉ में बीए किया हुआ हो, बीए में स्नातक स्तर तक उसने लॉ किया है, विधि की उपाधि प्राप्त की हुई है, ये आवश्यक है। दूसरा, दोनों भाषाओं का आधिकारिक ज्ञान हो, ये उसके लिए आवश्यक है। और तीसरा, वे न्यायिक सेवा में न्यायाधीश के पद पर रहकर या उच्च स्तर पर विधिक सेवा का उसे 7 वर्षों से अधिक का अनुभव हो, तभी वह प्रामाणिक अनुवाद करने के योग्य हो सकता है। तो इसलिए प्रामाणिक अनुवाद करने के लिए विधि विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। और तीसरा है मूल पाठ की शब्दावली और अभिव्यक्ति पर विशेष ध्यान। अनुवाद कभी भी सरसरी तौर पर पढ़कर नहीं किया जा सकता। एक बार अनुच्छेद को पढ़ा और उसको समझा और उसका अनुवाद कर दिया, विधि सामग्री का अनुवाद ऐसे नहीं होता। वहाँ मूल पाठ जो है, जिस भी भाषा में, जो भी स्रोत भाषा है, हिंदी है या अंग्रेज़ी है, उसका जब वे अनुवाद करेगा तो पहले मूल पाठ की शब्दावली को विचारपूर्वक, ध्यानपूर्वक, बड़ी सूक्ष्मता से और गहराई से पढ़े। एक एक शब्द, एक एक वाक्य को ध्यान से पढ़ना आवश्यक है और उसकी अभिव्यक्ति पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। जब वे उसकी अभिव्यक्ति को देखता है, उसकी वाक्य संरचना को देखता है, एक एक शब्द के निहित अर्थ को जानता है, उस शब्द का समाज पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है, उस शब्द के अनुवाद से कहीं किसी के साथ अन्याय तो नहीं होगा, भविष्य में उससे कुछ और अर्थ तो नहीं लिया जाएगा,
उस अर्थ से कोई अनर्थ तो नहीं होगा। तो इन सभी संभावनाओं पर वो विचार करें और फिर वे अनुवाद में अग्रसर हो। और ये अनुवाद जब करता है, विधि सामग्री का अनुवाद, वे केवल अनुवाद नहीं कहलाता, वह मूल के समकक्ष हो जाता है, प्राधिकृत पाठ बन जाता है। जैसा अभी हम पिछले व्याख्यान में हमने प्राधिकृत पाठ की बात की थी कि प्राधिकृत पाठ मूल के समतुल्य होता है, तो अनुवाद मूल के समकक्ष होता है। इसलिए संदेह की स्थिति ना रहे। अगर अनुवादक को किसी शब्द के अर्थ में या उस शब्द के प्रतिशब्द को लेकर के कोई भी संदेह हो, तो संदेह की स्थिति में वे शब्दकोशों की सहायता लें। अंग्रेज़ी हिंदी शब्दकोश, अंग्रेज़ी शब्दकोश, हिंदी अंग्रेज़ी शब्दकोश, जैसे भी शब्दकोश की आवश्यकता है उस शब्दकोश की वे सहायता लें। पर्याय कोश है, मुहावरा लोकोक्ति कोश है, विधि संबंधी कोश है, उन कोशों की सहायता लें। अगर वहाँ भी उसे शब्द का प्रतिशब्द नहीं मिल पा रहा है अनुवाद करने में, तो उसे चाहिए कि वे अनुभवी सिद्धहस्त विधि अनुवादक से परामर्श करें, संकोच नहीं करें। अनुवादक को अगर नहीं किसी शब्द का प्रतिशब्द मिल रहा, तो जो उस विधि क्षेत्र के सिद्धहस्त अनुवादक हैं उनके साथ परामर्श करें और तब उसका प्रतिशब्द लें। तो विचारपूर्वक होना चाहिए, अनुवादक विवेकशील होना चाहिए, एक एक शब्द को गहराई से समझकर फिर उसका अनुवाद करने के लिए प्रेरित हो। और इसके लिए उसे शब्दकोश की सहायता लेनी चाहिए और अनुभवी व्यक्तियों से, विधि अनुवादकों से भी सहायता लेनी चाहिए, उनसे परामर्श कर लेना चाहिए। अनुवादक से एक और अपेक्षा ये की जाती है कि वे प्रामाणिक शब्दावली का प्रयोग करें। अब प्रामाणिक शब्दावली वे कहाँ से लें? विधि संबंधी अनुवाद करने के लिए प्रामाणिकता पहले अनिवार्य शर्त है। अब इसके लिए भारत सरकार के विधि मंत्रालय के राजभाषा खंड द्वारा एक विधि शब्दावली का निर्माण किया गया है जो प्रकाशित हो चुकी है। और इस विधि शब्दावली का प्रयोग वे अनुवाद करते हुए करें, क्योंकि विधि शब्दावली में प्रत्येक शब्द का जो तकनीकी अनुवाद है वह दिया गया है। आम बोलचाल में, सामान्य भाषा में उस शब्द विशेष के लिए कोई भी शब्द प्रयोग होता हो, पर जब वे अनुवाद करें तो उसी शब्द को ले जो विधि शब्दावली में दिया गया है। जैसे कानून, लॉ के लिए कानून शब्द भी है, विधि शब्द भी है, न्याय शब्द भी है, नियम शब्द भी है, तो उनमें से कौन सा ले? तो विधि शब्द ही बनाया गया है, तो वो उसको ही ग्रहण करें। तो विधि शब्दावली जो भारत सरकार के विधि मंत्रालय के राजभाषा खंड से प्रकाशित हुई है वे प्रामाणिक है। तो अनुवादक को इस प्रामाणिक शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। मनमाना प्रयोग रखना आपत्तिजनक है। जब अनुवादक किसी शब्द का, उसको शब्दकोश में प्रतिशब्द नहीं मिला, उसको विधि शब्दावली में वे शब्द का प्रतिशब्द नहीं मिला, तो ऐसी स्थिति में वे मनमाना प्रयोग ना करें। उसको देखना चाहिए कि उस शब्द के मिलते जुलते शब्द के लिए पूर्व में क्या शब्द बनाया गया है। तो उस संरचना को देखते हुए, उस शब्द विशेष को देखते हुए वे उपसर्ग लगाकर या प्रत्यय लगा करके उसके समतुल्य शब्द बनाए। और विधि के क्षेत्र में नवीन शब्द गढ़ने का अनुवादक को अधिकार नहीं होता। जहाँ तक संभव हो वो नवीन शब्द न गढ़े, क्योंकि ऐसा करना आपत्तिजनक भी हो सकता है और अर्थ से अनर्थ भी हो सकता है। उस शब्द का विचलन भी हो सकता है, उसके अनेक अर्थ निकल सकते हैं जो अनुवादक ना समझ रहा हो, परंतु भविष्य में उसकी संभावना हो सकती है। इसलिए मनमाना पर्याय रखना आपत्तिजनक कहा गया। अब विधि के क्षेत्र में
कभी दूसरे अनुशासनों के शब्द आ जाते हैं। विधि के क्षेत्र में कोई तकनीकी शब्द ऐसा आ गया जो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र का है, तो उनके लिए प्रतिशब्द विधि शब्दावली में तो नहीं मिलेगा, तो उसके लिए वे कहाँ ढूंढे? तो उसके लिए वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली का प्रयोग करें। ये वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली बनाने के लिए भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय का वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग बना हुआ है, और इस आयोग के द्वारा विज्ञान के जितने भी अनुशासन हैं उन सब का और तकनीकी शब्दों का शब्दावली तैयार की गई है। उनका अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद तैयार किया गया है। तो उस वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली का प्रयोग अनुवादक को अनुवाद करते हुए करना चाहिए, ये उससे अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त उपयुक्त प्रतिशब्द की अनुपलब्धता में, अब मान लिया उसको कहीं उसका प्रतिशब्द मिल ही नहीं रहा, ना विधि शब्दावली में है, ना वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली में है, ना वे शब्द किसी शब्दकोश में मिल रहा है, तो अब अनुवादक क्या करे? तो उससे ये अपेक्षित है कि उपयुक्त प्रतिशब्द की अनुपलब्धता में, कहीं उपलब्ध नहीं हो रहा, तो नव शब्द का निर्माण करें। अब ये नव शब्द निर्माण कैसे करें? इस नवीन शब्द को गढ़ते या अपनाते समय ये ध्यान रखना अनिवार्य कि अपनाया गया शब्द अनुकूलनीय हो, अर्थात लक्ष्य भाषा में रच बस सके, कि ऐसा शब्द बनाए जिससे और शब्द बनाए जा सके। जैसे शासन शब्द है, शासन से शासक, शासित, शासनादेश आदि अनेक रूप बन जाते हैं। जैसे अभियोग शब्द है, अभियोग से अभियोजन बनता है, अभियोगकर्ता बन जाता है, अभियुक्त बन जाता है, तो अनेक शब्द बन जाते हैं। तो वो नवीन शब्द का जब निर्माण करे तो वो देखे कि वह शब्द अनुकूलनीय हो, उससे अनेक शब्द बनाए जा सके और वे लक्ष्य भाषा में रच बस सके। और एक दूसरा विकल्प उसके सामने क्या है कि अगर प्रतिशब्द नहीं मिल रहा, वो नवीन शब्द नहीं बना पा रहा उसके लिए, तो मूल भाषा से लिप्यंतरण कर दिया जाए। कि मूल भाषा अंग्रेजी है, उसकी लिपि रोमन है, तो रोमन से देवनागरी में उसको यथासंभव ज्यों का त्यों लिप्यंतरित कर दिया जाए। बहुत सारे शब्द हैं अंग्रेजी के जिनको हिंदी में देवनागरी लिपि में लिप्यंतरित कर दिया गया है। जैसे बैंक है, चेक है, अपील शब्द, अब विधि में देखें तो अपील शब्द ऐसा है जो अनुकूलनीय भी है, इससे अपील से अपीली बन जाएगा, अपीलार्थी बन जाएगा, तो ये अनुकूलनीय शब्द भी है और इसका लिप्यंतरण भी किया जा सकता है। तो इस तरह से मूल भाषा से अनुवादक करे, शब्द प्रतिशब्द ना मिलने पर उसका लिप्यंतरण कर दे। एक और उससे अपेक्षा की जाती है कि प्रारूपकार की भांति सभी विधिक नियमों एवं सिद्धांतों का वे अनुसरण करें, क्योंकि जो विधि का अनुवाद है वे प्राधिकृत पाठ है, वे मूल पाठ के समतुल्य पाठ है। तो प्रारूपकार जिन विधिक नियमों और सिद्धांतों का पालन करता है, अनुवादक को भी अनुवाद करते समय उन विधिक नियमों और सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि विधि का अनुवादक मात्र अनुवादक ना होकर प्रारूपकार की भांति होता है, उसके बराबर ही होता है, तो उसका दायित्व भी प्रारूपकार के से अधिक होता है। अनुवादक को अनुवाद करते हुए विशेष सतर्कता उसके लिए अपेक्षित है। एक और अपेक्षा है कि पूर्व दृष्टांतों और नमूनों के प्राधिकृत पाठ का वे उपयोग करें। एकार्थता के लिए उपयुक्त शब्द चयन के लिए वो अनुवादक के सहायक होते हैं। अब यहाँ पूर्व दृष्टांत से क्या अभिप्राय है? पूर्व दृष्टांत वह उपबंध जो न्यायालय के समक्ष निर्वचन के लिए आता है और न्यायालय
उसके अर्थ की पुष्टि कर देता है। न्यायालय द्वारा पुष्ट उपबंध पूर्व दृष्टांत कहलाता है। मूल प्रारूपकार ने जो मूल प्रारूप तैयार किया वह तो अधिकृत है ही, और वह जब न्यायालय में प्रस्तुत हुआ और न्यायालय द्वारा भी उसका निर्वचन करते हुए उसे स्वीकार कर लिया गया, तो उसकी अथॉरिटी, उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो और अधिक बढ़ जाती है। तो ऐसा उपबंध पूर्व दृष्टांत कहलाता है। तो अनुवादक जो है इस पूर्व दृष्टांत का प्रयोग अनुवाद करते हुए करे और आवश्यकता अनुसार लिप्यंतरण का सहारा ले। विधि की भाषा में स्पष्टता और असंदिग्धता लाने के लिए लिप्यंतरण की आवश्यकता है। यदि मूल भाषा पाठ में दोनों भाषाओं के शब्दों अथवा अभिव्यक्तियों को शामिल कर लिया जाता है तो अनुवादक को भी दोनों शब्दों का लिप्यंतरण करना चाहिए। इस एक उदाहरण देकर इस बात को स्पष्ट करते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1952 की धारा 2 खंड 6 में ऑप्शन इन गुड्स की परिभाषा दी गई है। ऑप्शन इन गुड्स मीन्स एनी एग्रीमेंट बाय वट एवर नेम कॉल्ड फॉर द परचेज और सेल टू अ राइट और बाय or sell goods in future and includes a teji, a mandi, a teji mandi, a gulli, a put, a call or a put and calls in goods। तो विधि अनुवादक को हिंदी में अनुवाद करते समय जैसे मूल प्रारूपकार ने पुट और कॉल के लिए मंदी और तेजी दोनों शब्दों का प्रयोग किया है, उसको लिप्यंतरण कर दिया है, ऐसे ही अनुवादक को भी पुट और कॉल को उसी प्रकार लिप्यंतरण पुट कॉल पुट एंड कॉल करना होगा जिस प्रकार अंग्रेजी प्रारूपकार ने मूल में तेजी और मंदी जैसे शब्दों का रोमन में लिप्यंतरण किया। तो इस तरह से मित्रों आज हमने अनुवादक से विधि का अनुवाद करते हुए क्या अपेक्षाएं हैं, उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, इस पर चर्चा की। आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।